हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक दूसरा इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज गवर्नमेंट बजट। वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो इन दिस वीडियो इस चैप्टर को हम लोगों ने एकदम प्रिसाइज करके जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हीं सब टॉपिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है, along with a few important notes that has been provided in this video also। तो आपको जिसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप चीज़ों को अच्छे से समझ भी सकोगे और आपको बेटर स्कोर भी हो पाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा गवर्नमेंट बजट। अब जैसे अपने को पता है कि बजट बेसिकली एक फोरकास्ट होता है। और किस चीज़ का फोरकास्ट होता है? ये फोरकास्ट होता है कि गवर्नमेंट का रिसीट, सिर्फ गवर्नमेंट बोल के नहीं, किसी भी एंगल से अगर आप देखें तो घर पे भी बजट बनता है तो इसी बेसिस पे बनता है कि भाई रिसीट्स कितना होने वाला है और एक्सपेंडिचर कितना होना है। ठीक है। तो गवर्नमेंट को बेसिकली, गवर्नमेंट बजट को बेसिकली स्टेटमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि आने वाले दिनों में क्या गवर्नमेंट का क्या कितना खर्च होने वाला है, कितना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, इन सब चीजों को हाईलाइट करता है। और जैसे अकाउंट्स में हम लोग अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट में इसी अकाउंटिंग ईयर को हम लोग फिस्कल ईयर के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट प्रिपेयर्स बजट वेदर इट इज लोकल, स्टेट और सेंट्रल। हर कोई अपना बजट बनाता है। बजट जो है हर साल फरवरी का जो पहला दिन होता है उस दिन प्रेजेंट किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, और इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन बजट। ठीक है। पहले रेल बजट भी अलग से आता था, रेलवे बजट, लेकिन अब एक ही बजट प्रेजेंट होता है एंड दैट इज यूनियन बजट एंड इट हैज टू बी द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी। ठीक है। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है बेटा, अगर आप ध्यान से यहाँ देखें तो हम लोगों ने हर पॉइंट को हाईलाइट किया है। मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर, ठीक है, एंटरप्राइज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। इन सब पॉइंट्स का मीनिंग नीचे हाईलाइट किया हुआ है। मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर मीन्स देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर which are established and managed for social welfare of public. Budget is prepared with the objective of making various provisions for managing such enterprise and providing them financial help. ओके। सेकंड, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बोले तो दो ही चीजों से लाना है, एक इन्फ्लेशन और दूसरा डिफ्लेशन। तो ये बजट के माध्यम से हम लोग इकोनॉमी में जो है ये प्राइस लेवल्स पे जो भी फ्लक्चुएशन है, टैक्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन सब के मदद से हम लोग इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी कायम कर सकते हैं। Next, we have allocation of resource. Through budgetary policy, government aims to reallocate resource in accordance with profit maximization and social welfare. Government can influence allocation of resource through taxation and subsidy policy. To encourage investment for welfare, government gives tax concession and subsidy to the procedure. Government also discourages the production of harmful consumption of goods like liquor, बीड़ी, cigarettes and all this. So allocation of resource is very important. We need to know कि कहाँ पे हम अपना अपना रिसोर्स काम पे लगाएंगे तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो पाएगा। एंड फॉर दैट बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस कम टू द टाइप्स ऑफ बजट। नाउ बजट के हिसाब से, गवर्नमेंट रिसीट के हिसाब से देखें तो बजट का दो एस्पेक्ट है। एक जो एस्पेक्ट है बेटा उसका नाम है रेवेन्यू एस्पेक्ट, और दूसरा एस्पेक्ट जो है वो है कैपिटल एस्पेक्ट। रेवेन्यू एस्पेक्ट में है टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू और एक है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में बेटा आपको मिलता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और नॉन टैक्स में मिलता है आपका टैक्स के अलावा बाकी जो सोर्स है गवर्नमेंट का रिसीट आने का, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन टैक्स। टैक्स में आप लोगों को पता ही होता है कि दो तरह का टैक्स है बेसिकली, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स जो है वो इंसान अपने इनकम के ऊपर या प्रॉपर्टी के ऊपर या वेल्थ के ऊपर पे करता है। ठीक है। जिसमें हम लोग बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते। दो टर्म्स बहुत ज्यादा फेमस है, एक है इम्पैक्ट और दूसरा है इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों ही सीसी के ऊपर आता है। सीसी मतलब जो टैक्स पे कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स के केस में जो इम्पैक्ट होता है वो फेस करता है सेलर, और जो इंसिडेंस होता है वो फाइनली बायर के ऊपर ट्रांसफर
कर दिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स बोले तो बाबू जो सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जो होता है, ये इन सब चीजों को बोला जाता है। लेकिन आज के टाइम पे हम लोगों को पता है कि इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया गया है। ऑलमोस्ट पूरा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो अकाउंट्स का मैटर है, लेकिन शॉर्ट में बोले तो अब जीएसटी आ चुका है। इसका मतलब ये एक जीएसटी जो है एक अम्ब्रेला जैसा है, जो अपने अंदर सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को कवर करता है। अब इतना सारा सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, आपको वैट, इन सब चीजों की जगह हम लोग एक ही टर्म यूज करते हैं, दैट इज जीएसटी। नॉन टैक्स रेवेन्यू बोले तो गवर्नमेंट वो रेवेन्यू कमा रहा है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा है, क्योंकि वो पावर में है, इसीलिए उसके पावर में होने की वजह से भी वो कुछ रेवेन्यू कमा रहा है, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड डिविडेंड हो गया, फीस फाइन पेनल्टी हो गया, ग्रांट्स हो गया। ठीक है, रास्ते में चल रहे हैं, आपने कुछ ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक किया, आपको फाइन लग गया, आपने टैक्स चोरी किया, आपके ऊपर पेनल्टी लग गया। ठीक है, फिर जैसे मान लीजिए कि आपका कोई लीगल हेयर नहीं है, तो आपका जितना भी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट फॉरफिट कर लेगा। तो ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू का सोर्सेस है। और आते हैं कैपिटल रिसीट। सर कैपिटल रिसीट क्या है? देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो ये समझे कि कैपिटल रिसीट उन रिसीट्स को बोला जाता है जिसके वजह से एसेट घटता है और लाइबिलिटी बढ़ता है। सर एग्जांपल दीजिए, जैसे मान लीजिए आप कहीं से लोन लेते हैं, ठीक है, तो इससे आपका लाइबिलिटी बढ़ता है। जैसे आपने मान लीजिए डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपना कोई कंपनी है या कोई एसेट है जो आपने सेल कर दिया, तो इससे आपका एसेट घट गया। पैसा तो आया लेकिन इक्वली आपका एसेट भी घट गया। कैपिटल रिसीट वो सारा चीज है बेटा जो आपका एसेट्स को एंड ऑफ द डे रिड्यूस करता है और लाइबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं ये टैक्स रिसीट्स को लेकर के। टैक्स रिसीट में दो पार्ट है, जैसे आपने हमको पहले ही आपको बताया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, मेन पॉइंट होता है बेटा ये सेकंड वाला, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। डायरेक्ट टैक्स पे दोनों सेम परसेंट पे गिरता है, इनडायरेक्ट टैक्स में दोनों डिफरेंट परसेंट पे गिरता है। ठीक है, बर्डन, नो इनकम, more income attracts more tax and rate of tax is flat on individual. Therefore, more income individual pay less and lesser portion of the income as tax. टैक्स इवेशन, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेशन पॉसिबल, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेशन पॉसिबल मतलब होता है क्योंकि इंसान अपना इनकम छुपा सकता है आसानी से। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेशन करना मतलब टैक्स का चोरी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। फॉलोड बाय एग्जांपल, डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में आप बर्डन को आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं नॉन टैक्स रिसीट में। नॉन टैक्स रिसीट में बेटा सबसे पहला आ गया फाइन, जो गवर्नमेंट आपके ऊपर लगाता है क्योंकि आपने किसी भी लॉ को ब्रेक किया है, इसीलिए। फीस फीस इसीलिए क्योंकि हम लोग कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में मान लीजिए किसी तरीके का सर्विस अवेल करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए लैंड रजिस्ट्रेशन हो गया, बर्थ रजिस्ट्रेशन हो गया, पासपोर्ट या लाइसेंस वगैरह रिन्यू कराने गए, तो उस वक्त एक फीस देना पड़ता है को यहाँ पे। वो भी एक तरह का रिसीट है लेकिन वो नॉन टैक्स रिसीट है। एस्टीट, एस्टीट मतलब हो गया, इट refers to the income of the state which arises out of the property left by the people without legal heir। अगर जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई लीगल हेयर नहीं है, इन दैट केस गवर्नमेंट आपका पूरा प्रॉपर्टी ले लेता है, दैट इज नोन एज एस्टीट। ठीक है, ओके। और एक गलती हो गया बेटा, ऊपर में हम लोगों ने गलती से फॉरफीचर बता दिया था इस चीज को। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉरफीचर मतलब बता दिया था कि गवर्नमेंट आपका प्रॉपर्टी ले लेता, नहीं, फॉरफीचर मतलब हो गया कि अगर आप टैक्स वगैरह नहीं पे करते हैं तब वो चीज फॉरफिट कर लेता है गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्रांट्स एंड डोनेशंस। ये भी गवर्नमेंट का ही एक रिसीट का सोर्स है। ठीक है, ग्रांट्स एंड डोनेशन जो भी दूसरे कंट्री से अपने को मिलता है हेल्प के तौर पे। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन लोन्स एज कंसिडर्ड एज द रेवेन्यू रिसीट। तो ये सब कुछ मिल करके रेवेन्यू रिसीट बनता है, लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट बनता है। अब आते हैं हम लोग कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स एज आई टोल्ड यू लाइबिलिटीज को बढ़ाने में और एसेट्स को कम करने में के नाम से जाना जाता है कैपिटल रिसीट को। जैसे रिकवरी ऑफ लोन, लोन ऑफर्ड टू अदर आर एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, अकॉर्डिंगली रिकवरी ऑफ लोन कॉजेज रिडक्शन ऑफ एसेट्स।
डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट अपना प्रॉपर्टी जो है वो बेच रहा है। बोरोइंग करेगा तो लाइबिलिटी बढ़ेगा। इस तरीके से कैपिटल रिसीट्स का ये तीन एग्जाम्पल है। ठीक है। आपके सामने कुछ फॉर्मूलाज भी प्रेजेंट किया गया है कि गवर्नमेंट का टोटल रिसीट में रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट दोनों इन्वॉल्व है। रेवेन्यू रिसीट में दो पार्ट है, एक टैक्स दूसरा नॉन टैक्स। टैक्स में दो पार्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कैपिटल रिसीट में दो पार्ट है, एक है रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इस चीज पे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए बेटा, सिंपल सा बात है। क्या जैसे कि कैपिटल रिसीट्स एसेट्स को लेस करता है, लाइबिलिटीज को बढ़ाता है, वैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर उल्टा करता है, एसेट्स को बढ़ाता है और लाइबिलिटीज को रिड्यूस करता है। वेराज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसीट दोनों ही एसेट लाइबिलिटीज से रिलेटेड नहीं है। इसको डे टू डे एक्टिविटी से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट्स को अक्वायर किया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एसेट्स को मेंटेन किया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है, whereas रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उस कैपेसिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट सालों तक आप डिराइव कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आप एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है और ये रिकरिंग इन नेचर होता है, और ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बजट में आपको तीन सिचुएशन देखने को मिलता है बेटा, एक बैलेंस बजट, एक सरप्लस बजट और एक डेफिसिट बजट। ठीक है। जैसे देखिए, आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि तीन चीजें होते हैं। एक है डेफिसिट बजट। ठीक है। डेफिसिट बजट में आपको दिखेगा कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू गवर्नमेंट का कम है। ये बैलेंस बजट है जहाँ पे दोनों बराबर है। और ये बेटा आपका सरप्लस बजट है जहाँ पे आपका रिसीट ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम। यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस में तीनों का डेफिनेशन मेंशन किया गया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके उसको पढ़ो तो आपको आसानी से ये चीज पूरा समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बेटा टाइप्स ऑफ डेफिसिट। टाइप्स ऑफ डेफिसिट आपको डायग्राम के थ्रू पता ही चल गया होगा कि तीन डेफिसिट होता है बेसिकली। एक प्राइमरी डेफिसिट, सॉरी रेवेन्यू डेफिसिट, फॉलोड बाय फिस्कल डेफिसिट और फॉलोड बाय द प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट बोले तो क्या बेटा, बताइए। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट मतलब, अगर आपका खर्च बड़ा है, जैसे मान लीजिए आपको खर्च करना है 100 रुपए और आपका रिसीट है सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए 50 रुपीज। इन दैट केस ये जो 50 रुपीज निकल करके आता है, ये डेफिसिट को हाईलाइट करता है। और रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। इसके बाद बाबू आता है आपका फिस्कल डेफिसिट। सर फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला बताइए। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला हो जाता है, जब आप, हम इस फॉर्मूला को ब्रेक करके अच्छे से बताते हैं। फिस्कल डेफिसिट में आप लिख सकते हैं, का जो फॉर्मूला है वो है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो बेसिकली ये जो, जैसे मान लीजिए टोटल एक्सपेंडिचर हो गया आपका 100 रुपया और टोटल रिसीप्ट 100 रुपया है, 80 रुपीज है मान लीजिए। ठीक है। और इस 80 रुपीज में आपको एक्सटर्नल बोरोइंग को रखना नहीं है, जो पैसा आप बाहर से ला रहे हैं वो नहीं है। ये यहाँ पे बस ये रिसिप्ट है जिसपे बोरोइंग्स नहीं। ठीक है। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बाबू बोरोइंग्स को ही हाईलाइट करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो बेटर तरीके से समझेंगे। आइए चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट जैसे हमने फॉर्मूला आपको बताया, वही फॉर्मूला है। ये देखिए, सेम फॉर्मूला यहाँ पे रखा गया है। ये देखिए, ये फॉर्मूला ठीक है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीकेशन क्या है रेवेन्यू डेफिसिट का? सिंस रेवेन्यू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर आर रिलेटेड लार्जली टू रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट, हाई रेवेन्यू डेफिसिट इज अ वार्निंग सिग्नल फॉर द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट हद से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। In less developed country like India, it is difficult to force poor people to pay higher tax.
क्योंकि डेफिसिट होगा तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा करके उस डेफिसिट को रिकवर करेगा। और इंडिया जैसा देश में जहाँ पे पुअर संख्या ज्यादा है, वहां पर अगर रेवेन्यू अगर टैक्स बढ़ाया जाए तो गरीब इंसान को बहुत तकलीफ हो सकता है। तो इसका इम्प्लीकेशन यही है कि गवर्नमेंट हद से ज्यादा खर्च कर रहा है। ठीक है, चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिस्कल डेफिसिट की तरफ। फिस्कल डेफिसिट किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ पे बेटा फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है। फिस्कल डेफिसिट मतलब हुआ टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। इस टोटल रिसीट में बोरोइंग्स नहीं आना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट। मतलब ये जो टोटल रिसीट बोल रहा है ना, टोटल रिसीट मतलब रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बोरोइंग्स इस पे नहीं होना चाहिए। करेक्ट। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक और फॉर्मूला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस रिकवरी ऑफ लोन माइनस डिसइन्वेस्टमेंट। और एक फॉर्मूला है, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज। तो ऐसे भी आप फिस्कल डिफिसिट निकाल सकते हैं। ठीक है। अब फिस्कल डेफिसिट का इम्प्लीकेशन क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। Causes inflation. Government borrowing includes borrowing from RBI. It increases calculation of money, sorry, circulation of money in the economy and causes inflation. Government also borrow from rest of the world. It increases our dependence on the other countries. ये शो करता है कि हम लोग कितने दूसरे देश पे डिपेंडेंट हैं। इट accumulates the financial burden of the future generation. जितना लोन लोगे ना आप, फिस्कल डेफिसिट तो शो करता है बेसिकली बोरोइंग्स। तो जितना आप बोरो कर रहे हो अभी कुछ नहीं होता, आने वाला जो जनरेशन है उसके ऊपर उस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, उसका इंटरेस्ट का बर्डन आकर के गिरता है। वो बोरोइंग्स जो है वो इनिशियली तो डेफिसिट को क्लियर कर देता है, लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए वो एक दिक्कत खड़ा कर सकता है। Increase in fiscal deficit implies increase in borrowings that ultimately leads to increase in investment expenditure, that is increase in revenue deficit also, and it is called debt trap. समझते हैं ना डेप्थ ट्रैप? एक लोन को क्लियर करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपया लोन लिया और उस पे इंटरेस्ट हुआ मान लीजिए 10 रुपया। अब उस इंटरेस्ट को देने के लिए वापस से आपने एक एक्स्ट्रा लोन लिया। फिर ऐसे करके लोन के ऊपर लोन लेते जा रहे हैं। इससे डेप्थ ट्रैप क्रिएट होता है और ये बहुत खतरनाक होता है, बिकॉज गवर्नमेंट इस डेप्थ ट्रैप से इतने आसानी से निकल नहीं पाता है और पूरा जो बर्डन है वो पॉपुलेशन के ऊपर आता है। अब आते हैं हम लोग प्राइमरी डेफिसिट। बेटा प्राइमरी डेफिसिट मतलब सिंपल सा बात है, जो फिस्कल डेफिसिट का आंसर निकलता है, मतलब जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसमें से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट ये शो करता है कि जितना पैसा हम लोगों ने बोरो किया है उसमें से कितना पैसा इंटरेस्ट पे करने पे ही चला गया। ये होता है प्राइमरी डेफिसिट का इम्प्लीकेशन। देखिए बेटा यहाँ हम लोगों ने एक दो ही सम एग्जाम्पल में प्रेजेंट किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वन नहीं है, इसको यहीं पे हम लोग, ये दो सम्स है, इसको हम लोग करके अपना प्रॉब्लम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत इस सम में है तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखना जरूरी है। क्वेश्चन में आपको टैक्स रेवेन्यू बता दिया गया है, 1000 रुपीज है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता दिया गया है, नॉन टैक्स रेवेन्यू बताया गया है, रिकवरी ऑफ लोन बताया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया गया है, डिस इन्वेस्टमेंट बताया गया है, इंटरेस्ट पेमेंट बताया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ठीक है बेटा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखिए क्या क्या आएगा। यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है 3821। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डायरेक्टली प्रोवाइड किया हुआ है 3821, उसको ले लीजिए माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट में देखिए बेटा टैक्स आएगा नंबर वन, नॉन टैक्स आएगा नंबर टू। करेक्ट। इसके अलावा टैक्स, नॉन टैक्स, और ये आ गया आपका इंटरेस्ट पेमेंट। तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं, बस यही आएगा टैक्स और नॉन टैक्स। तो ये देखिए यहाँ पे ये हो गया 1000 टैक्स प्लस 2000 नॉन टैक्स। ठीक है, तो आंसर निकल करके आएगा 820।
इसके बाद इसी क्वेश्चन में फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए बताया गया है। तो फिस्कल डेफिसिट का बेटा फॉर्मूला हो गया टोटल रिसीट, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। बोरिंग्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोरिंग्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अपने को टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, ये देखिए, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रोवाइडेड है, दैट इज 3821, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और आते हैं रेवेन्यू रिसीट्स पे, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और आते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, मतलब टोटल रिसीट पे। तो टोटल रिसीट के लिए आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। पैसा अगर जो भी आप यहाँ पे अगर आप चेक करो तो रिकवरी ऑफ लोन, यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल रिसीट्स का जो है वो फॉर्मूला जो है, सॉरी थोड़ा स्क्रीन ऊपर चला गया था। हाँ अच्छा, अब वापस आते हैं। हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए, वो ज्यादा इजियर है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, ये और एक फॉर्मूला है जो ऊपर प्रोवाइड किया हुआ है, माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। तो रेवेन्यू डेफिसिट अभी निकल करके आया है 821, माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि डायरेक्टली दिया हुआ है 574, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है 574, और ये माइनस नहीं प्लस हो, प्लस माइनस कैपिटल रिसीट, ठीक है। कैपिटल रिसीट मतलब बेटा यहाँ पे डिस इन्वेस्टमेंट है, वो हो गया कैपिटल रिसीट, दैट इज 100, ठीक है, दैट इज 100। सो 574 माइनस 100 प्लस 821, 1295। तो ऐसे ही और भी एक नीचे सम अवेलेबल है, ठीक है। आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत हुआ तो हम जरूर रिप्लाई करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्रैक्टिस करें और अच्छे से पढ़ें। टिल देन थैंक यू।